गीत संगीत और सुरों से मन का इलाज तो हो जाता है, लेकिन बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स का ही सहारा रहता है। तो अब आइए आपको अपने अगले डॉक्टर्स के पैनल की तरफ लिए चलते हैं। डॉक्टर अशोक सेठ और डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कब खत्म होगा कोरोना, ये सवाल आज उनसे पूछेंगी हमारी सहयोगी मीनाक्षी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इंडिया टुडे ग्रुप के इस खास इनिशिएटिव में आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी स्वच्छता मिशन की और उसके लिए उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अरुण पुरी को भी नॉमिनेट किया था और तब से लगातार हर साल आज तक इंडिया टुडे ग्रुप 2 अक्टूबर को सफाई गिरी के तौर पर मनाता आ रहा है। लेकिन इस बार ये साल ये समय क्योंकि बहुत अलग है, तो हम इस कार्यक्रम को उन वीरों के नाम कर रहे हैं जो इस वक्त कोरोना के मद्देनजर, कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। हम उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए, उनका सम्मान करते हुए हेल्थ गिरी की आज शुरुआत कर रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे हम तारुफ करा दें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हेल्थ इंस्टीट्यूट डॉक्टर अशोक सेठ। डॉक्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजेश एम पारिक, जो डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकियाट्रिक जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर पारिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसे समय में देखिए डॉक्टर, इस वक्त हम हैं जब पूरी दुनिया में 10 लाख के करीब, बल्कि 10 लाख के पार केसेस जा चुके हैं। खुद अगर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो चुकी है। बेहद तकलीफ होती है इस वक्त को देखते हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये साल 2020 में कोरोना संक्रमण की एक पूरी कहानी कहता है और कितने लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई है उसकी बात कहता है। जिन लोगों की मौत हुई है, कई देशों की आबादी भी उतनी नहीं है अगर मरने वालों के आंकड़ों की तरफ हम गौर करें। और अब इस वक्त इस महीने में डॉक्टर सेठ, सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर हिंदुस्तानी के जहन में, और हिंदुस्तानी हम क्यों कहें, शायद हर इंसान के जहन में जो इस वक्त धरती पर मौजूद है, ये कि कोरोना कब खत्म होगा, कब हमें वैक्सीन मिलेगी और कब इस पैंडेमिक से हम निकल पाएंगे। डॉक्टर सेठ, सो ये एक क्वेश्चन आई थिंक कि कोई नहीं आंसर कर सकता। ये समझने की बात है कि इस टाइम पे हम जो कहते हैं न्यू एबनॉर्मल है और एक टाइम नॉर्मल ज़रूर आएगा, बट हमें जो अभी सावधानी बरतनी है, हम जो कहते रहते हैं कि मास्क ठीक से पहनना है और पहनना ही नहीं, ठीक से पहनना, हम कहते हैं सैनिटाइजेशन होनी चाहिए हाथ धोने की, हम कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। इस न्यू एबनॉर्मल में तो हम कुछ महीने, हो सकता है साल 2 साल तक रहें, बट इसमें निराश होने की बात नहीं है कि यही एफर्ट्स हमारे फ्रूट्स लाएंगे, वैक्सीन के एफर्ट्स फ्रूट्स लाएंगे, जो इतने ट्रायल्स हो रही हैं दवाइयों के, वो फ्रूट्स लाएंगे। बट अगर हमने इस स्प्रेड को रोक दिया और वो अपने एफर्ट से रोका, तो एक दिन वो जो हम नॉर्मल के रहते थे, जो हम कहते थे कि नॉर्मल वो होता है जिसमें कि हम फैमिली के साथ एग्जिबिशंस पे जा सकते हैं, नॉर्मल वो होता है कि स्कूल पे बच्चे जाते हैं तो फील्ड में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, नॉर्मल वो होता है जिसमें कि हम पिक्चर जाते हैं, नॉर्मल वो होता है कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने माता पिता का बर्थडे मनाते हैं या बच्चों की शादी मनाते हैं, वो नॉर्मल होता है। वो आएगा। हमें सब्र करने की और हमें पूरी प्रिकॉशंस लेने की इस टाइम पे ज़रूरत है, तभी हम वो नॉर्मल को ला सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वैक्सीनेशंस जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ ही जाएंगी हम लोग के हाथों में, उनका एफर्ट कि वो सबको मिले, और ये एक वर्ल्ड का ही एफर्ट है, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का एफर्ट है कि सबको मिले, तो वो हम कॉन्कर करेंगे। और परहैप्स कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हमें उम्मीद यही है। देखिए डॉक्टर सेठ, साल 2 साल आपकी जो ये बात है, ये एक उम्मीद की किरण जरूर जगाती है। लेकिन हमें वर्तमान के आंकड़ों की तरफ भी, अभी जो हमारे देश की हालत है उसकी तरफ भी नजर डालनी होगी। और डॉक्टर पारिक, मैं आपको यहाँ पर इस चर्चा में लाना चाहूंगी। अगर एक एवरेज की बात करें तो इन दिनों बीते कम से कम 1 महीने में जो हमने आंकड़े देखे हैं, 90,000 केसेस पर डे हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं। 1000 के करीब लोगों की मौत हर रोज हो रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और ऐसे में इसीलिए जहन में बार बार ये सवाल आता है कि एक देश के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं
और जो लगातार कयास लग रहे थे कि इस वायरस की जो दूसरी लहर आएगी, क्या हिंदुस्तान में ये वो दूसरी लहर है, और अगर हाँ तो ये कितनी खतरनाक है और इससे कितना अलर्ट आगे रहना होगा, किस तैयारी के साथ हमें आगे जुटना होगा? डॉक्टर पारिक। जी मीनाक्षी जी, आपने मुझे 3 सवाल पूछे हैं। बीच में का सवाल ये था, ये क्या दूसरी लहर है? बिल्कुल नहीं। पहली लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो दूसरी लहर आने का अभी तो सवाल नहीं है। और आपका तीसरा सवाल था कि अगर ये दूसरी लहर हो तो कितना खतरा है? तो मैंने तो आपको बताया है, ये दूसरी लहर नहीं है। लेकिन हमको सावधान ज़रूर रहना चाहिए। अभी तक ये बढ़ने वाला है। हमारी जो कोरोना वायरस की किताब है, जो हमने जनवरी-फरवरी में लिखी थी, उस समय हमने इस किताब में लिखा था कि थोड़े ही महीने में हमारे देश में दुनिया से सबसे ज़्यादा नॉन कन्फर्म, यानी जिनके ऊपर टेस्ट नहीं हुई है, नॉन कन्फर्म केसेस होंगे। और जैसे टेस्टिंग बढ़ जाएगा, तो शायद ऐसा लगता है कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हमारे देश में होंगे। अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स हमारे से आगे है, तो केसेस बढ़ने वाले हैं जैसे हम टेस्टिंग करते हैं। लेकिन उसमें अभी निराश होके हम अगर पैरालिसिस में जाएंगे, तो ये और भी खराब हो सकता है। हमको ये भी देखना चाहिए कि ऐसे बहुत ही बड़े-बड़े, इससे भी बड़ी मुसीबतियाँ दुनिया में आ गई हैं, हमारे देश में आ गई हैं। 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक थी, उसमें हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा मौत हुई थी। पूरी दुनिया में 10 करोड़ के आसपास मौत हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में जितनी मौत है उससे भी ज़्यादा हुई थी, लेकिन उससे हम निकल पाए। और जब हम वो समय के 10 करोड़ देख रहे हैं 1920 के, तो आज के वो तो 42 करोड़ होते हैं। तो पोलियो की बहुत बड़ी पैंडेमिक थी। जब हम बच्चे थे तो हमको सबको सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि इससे तो पैरालिसिस होता था। अभी तो हम लोग पोलियो के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ ओरल वैक्सीन लेकर भूल जाते हैं। जब बच्चे होते हैं वो लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचते नहीं है। तो जरूर, जैसे डॉक्टर सेठ बोल रहे थे, कि वैक्सीन तो जरूर आएगा, शायद अगले साल आएगा। और ये जो न्यू नॉर्मल है, पहले जैसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग अडेप्ट करेंगे, इसके बारे में फिर हम भूल जाएंगे। तो इसके बारे में अभी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस बात का देखिए आपने जिक्र किया कि ये न्यू नॉर्मल है और इसके हिसाब से पूरी दुनिया बदल रही है, उस बदलाव को हम सब ने बीते 5 से 6 महीने के वक्त में भारत में भी देखा, और वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करें तो देखा कि कैसे हर कंट्री ने अपने ज्योग्राफी से लेकर, अपने पॉपुलेशन से लेकर तमाम मुद्दों पर बदलाव किए हैं। डॉक्टर सेठ, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे लेकर क्या ज़मीनी हकीकत है ये हर इंसान समझना चाहता है। अमेरिका के बाद वर्ल्ड वाइड हम दूसरे नंबर पर हैं जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहां सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं अमेरिका के बाद। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आंकड़े तो फिर जनसंख्या के पैरामीटर पर भी जज होंगे, आंकड़े तो फिर इस बात पर भी जज होंगे कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो टेस्टिंग का प्रकार क्या है, वो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वो टेस्टिंग कम हो रही है, उस टेस्टिंग में कितनी पारदर्शिता है। ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पर भारत की स्थिति को आप इस वक्त कहाँ आंक रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको देखना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें इसको देखना चाहिए एक्यूरेसी, कितनी टेस्टिंग हो रही है और कितने हम एक्यूरेट हैं इन आंकड़ों में। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो लेट अस प्रेज्यूम कि ये जो अब आंकड़े हैं वो मैं कहता हूं कि आधे भी हों, क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की है, बट हमारी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है। और एक तो रीज़न डेफिनेटली ये है कि जितनी हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, उसमें अभी हम देख रहे हैं 6-7% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे हम और अनकवर करेंगे। इनफैक्ट हमारा टेस्टिंग ज़्यादा करना और आंकड़े अगर बढ़ते हैं उससे न घबराना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तभी तो ये डिजीज़ कॉन्कर होगी। बट सेकंड बात ये है कि अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखें तो उसके हिसाब से इन आंकड़ों पे अगर इनको डबल भी कर दिया जाए तभी भी कहूँगा कि हम लोग कम हैं दूसरे देशों के हिसाब से। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है डेथ्स की। 1 लाख डेथ्स हर्ट करती हैं, बट अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजीज जो पेशेंट्स अफेक्टेड वर्सेस जो नंबर ऑफ डेथ्स, और डेथ्स को कोई छुपा नहीं सकता। यूजुअली हम कहते हैं कि अगर ये डेथ्स
कहीं सपोजिंग रजिस्टर नहीं हो रही हैं, गांव में अगर किसी को हो रहा है या नहीं रजिस्टर हो रही है, हर बड़े शहर में और हर बड़े अस्पताल में तो रजिस्टर हो ही रही है, बट कई ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती है जो पता नहीं चलता। अगर वो नंबर को भी हम डबल कर दें तभी भी हमारी परसेंटेज लकीली ऊपर वाले दवाइयों की वजह से, इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से, चाहे ये यंग पॉपुलेशन उसकी वजह से, जिस वजह से भी ये डेथ के नंबर्स अभी भी 1.5 1.7% है, जबकि हमने इंग्लैंड वगैरह में तो देखा कि 10 to 15% डेथ्स हो रही थी। तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से तो हम कहेंगे कि ये हम दूसरे नंबर पे हैं, बट अगर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कहें तो हम अभी भी बहुत देशों से कहीं नीचे हैं। सेकंड बात जो डॉक्टर पारिक ने भी कही कि ये बढ़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप देख रही है ये फर्स्ट वेव है जो खत्म नहीं हुई है। ये शहरों से स्टार्ट हुई, हमारी कंट्री में ये बड़े शहरों से स्टार्ट हुई क्योंकि बाहर से ये वायरस आया, बिल्कुल, और वो शहरों से अब वो नीचे टियर 2 सिटीज और छोटे शहरों में जा रही है ये वेव, और ये वेव कुछ दिन तक चलती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार कि उस प्रिकॉशंस हमारे लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किस लेवल पे भी ये प्रिकॉशंस हो। और सेकेंडली ये वेव कब फ्लैटन आउट होगी और कहाँ तक ख़त्म होगी विल टोटली डिपेंड टोटली ऑन आवर ओन प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग बाहर जो अब सडनली फ्री होके घूमना शुरू लोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत अब तो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट कोई यहाँ पे फिक्र डॉक्टर करने सेठ की बोला जरूरत नहीं है, है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है और इसको हम डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये इनफैक्ट मैंने अपनी क्वेश्चन ऑफ लिस्ट में भी रखा था ये सवाल, लेकिन क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने ये प्रयास किया है कि आज के दिन को हम सफाई गिरी के तौर पर नहीं बल्कि हेल्थ गिरी के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम लोगों को एक सलाम, एक सम्मान उनके प्रति जाहिर करें जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं। मेरा ये प्रणाम है उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी कोरोना पीड़ितों को मुहैया करा रहे हैं, इस पैंडेमिक से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, और हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है। ये सिर्फ हमारे लिए एक आंकड़ा नहीं है, हम समझते हैं आप सबकी इस तकलीफ को, हालांकि हम आपके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक कोशिश है आपके साथ अपने आप को दिखाने की। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और कोशिश यही कि हम एक्सपर्ट्स से बात करके तस्वीर को और बेहतर समझ पाएं। जो सवाल मैं अब पूछने वाली हूँ, ये सवाल देश के उन 6 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जो हार्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। और डॉक्टर सेठ, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी। हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनको लेकर देखिए एक स्टडी भी सामने आई है, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल की एक रिसर्च है जो कि मई और जून के टाइम पर ये रिसर्च किया गया, और इसके मुताबिक कोरोना से उबरने वाले 80% लोगों में दिल से जुड़ी हुई दिक्कतें देखी गई हैं। 80% वो लोग जो कोरोना से उबर कर आए उनके अंदर दिल की परेशानी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाए गए। आपके लिए इस रिसर्च का, इस आंकड़े का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? इसको हमें 2 पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। कोविड हार्ट को इफेक्ट करती है, हार्ट पेशेंट्स को ये ज़रूरी नहीं है कोविड ज़्यादा इफेक्ट करती है, बट बहुत सीरियसली इफेक्ट करती है। ये समझने की बात है क्योंकि हार्ट पेशेंट्स एल्डरली होते हैं, हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, और एक सबका सम्मिश्रण है जिससे कि काफ़ी सीवियर डिजीज़ हो सकती है। बट उस आंकड़े से डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली ये बात है कि वो MRI स्कैन पे इफेक्ट देखा गया था कि हार्ट के मसल के ऊपर इफेक्ट आया है, बट एटलीस्ट उनमें से 20% ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जिनको सीवियर कोविड होता है, जिन पे हार्ट पे सीरियस इफेक्ट आता है जो कि उनको नुकसानदेह हो सकता है। तो ये MRI स्टडी पे तो माइल्ड अफेक्शन भी दिख जाता है, थोड़ा सा भी कुछ पैच दिखे, इन्फ्लेमेशन दिखे, वो दिख जाती है। सीरियस इफेक्ट 20% के लोग करता है, उसमें कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी वीक हो जाती है, कुछ लोगों को रिदम डिस्टर्बेंसेस आती है, और ये उन्हीं को होता है जिनको ज़्यादा सीरियस कोविड हो। ना समझने की बात ये भी है कि हमें प्रिकॉशंस, हार्ट पेशेंट्स को जब हम कहते हैं कि प्रिकॉशंस तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को कम लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस तो पूरी हर एक को लेनी चाहिए, और वही प्रिकॉशंस हार्ट के पेशेंट्स के लिए। बट हम ये भी कहते हैं हार्ट पेशेंट्स को, अपने दिल की सुनो। आज
ये आज के दिन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का दिल का दिवस है, और उसका क्या मैसेज है? यही मैसेज है, यूज योर हार्ट। और यूज योर हार्ट का ये भी मतलब है कि अपने आप वो प्रिकॉशंस तो लो ही जो दिल के लिए इस कोविड टाइम्स पे भी दिल के लिए ठीक हैं, बट सबसे बड़ी है कि लिसन टू योर हार्ट एज वेल। जब आपका हार्ट कहता है कि मैं अब ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, या मुझे तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस बढ़ती जा रही है, तो इमीडिएटली ये न डर के कि अस्पताल नहीं जाऊं, वहां पे कोविड होता है, वहां पे डॉक्टर पता नहीं, वहां से मैं कोविड पकड़ न लूं, ये न देखते हुए अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कन्वर्स करो, चाहे वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, टेली कंसल्टेशन पे हो, या अस्पताल जाके हो, सो दैट आपकी ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो, आप अपने दिल को ठीक रखो। और वो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्रिकॉशंस तो आपने दवाइयाँ पूरी लेनी है, मिस नहीं करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट इन टाइम फॉर आवर हार्ट पेशेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कहीं देख रहे हैं कि कई लोग डॉक्टर बहुत ट्रीटमेंट डिले करके अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेजेस पे पहुंचते हैं, जब उनको ट्रीटमेंट देना या जान बचाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर साहब देखिए, क्योंकि आप देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में शामिल हैं, तो आपके ये कही हुए टिप्स जो हैं, सुझाव, सजेशंस, ये बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे वेब प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर पारिक, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ हार्ट पेशेंट्स की बात ही नहीं है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जो बीपी के शिकार हैं, या कुछ और प्रॉब्लम्स जिनको पहले से हैं, उन्हीं के लिए कोरोना संक्रमण का ये वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीते 6 महीनों की अगर बात करें, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हुए, एक नेगेटिविटी माहौल में इस वजह से है क्योंकि बीमारी की बात हो रही है, एक खौफ है, एक फियर लोगों के अंदर दिखाई देता है, जो ज़रूर आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर पारिक, कैसे लोग थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं? आगे आने वाले समय में क्या आप उन्हें कोई पॉजिटिव होप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज दे पाएंगे? डॉक्टर पारिक। हाँ मीनाक्षी जी, जैसे आपने एक्सक्यूज मी कार्डियक डिजीज के बारे में आपने बात की, हार्ट डिजीज के बारे में, वैसे बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं, हमारे देश में भी हुए हैं, जो मानसिक स्थिति पे, मेंटल हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है उस पे रिसर्च हो चुका है। और पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 गुना डिप्रेशन पे और एंजाइटी पे ये बीमारी का और लॉकडाउन का भी असर हो रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमको देखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, इसके लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। WHO ने डिक्लेयर किया है कि अगले साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का होने वाला है। तो उसके लिए पहले हमको अपने आप पर ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर और नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल से शुरू करते हैं। वहां तो हर स्टेट में भी हेल्पलाइंस शुरू की है गवर्नमेंट ने। हर स्टेट में एक हेल्पलाइन है मेंटल हेल्थ के लिए, जहां लोग फोन करके बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी में नेगेटिव विचार आते होंगे, बहुत ही उदास होंगे, आत्महत्या की विचार आती होगी, तो हेल्पलाइंस स्टेट ने की है। फैमिली ने क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार में कोई ज्यादा फिक्र कर रहा हो या बहुत ही शांत हो गया हो, विचार में खो गया हो, तो उसके साथ बातचीत करके अगर जरूर पड़े तो साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर को रेफर करना चाहिए। लेकिन अपने आप के लिए क्या हो सकता है? अपने आप के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं कई साल से योगा और मेडिटेशन हर सुबह करता हूँ, और इस समय कभी कभी मुझ में भी बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ क्या स्थिति हो रही है अपने देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में। कितनी चीजें हैं जो अगर हम सही तरह से करते तो आज ये आफत हमारे पे नहीं आती। तो मुझ में भी थोड़ी कभी कभी फिक्र होती है, कभी कभी उदासपन आ जाता है, लेकिन मेडिटेशन के तरीके, योगा के तरीके, मैं इसके साथ कोप कर सकता हूँ। एक्सरसाइज करना जरूरी है, और फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सोना चाहिए। सबको 7-8 घंटा रात को सोना चाहिए। हमारा रूटीन पूरा बदल जाता है। तो कोई लोग रात को टीवी देखते बैठते हैं या फोन पे व्हाट्सएप करते रहते हैं, और जब स्लीप वेकफुलनेस साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही बढ़ती है। तो ये सब हमको करना चाहिए। ठीक तरह से सोना चाहिए, ठीक तरह से खाना चाहिए, जितना हो सके उतना रूटीन को नॉर्मल रखना चाहिए, और ये सब करके हम इसके साथ कोप कर सकेंगे। और अगर ऐसे हो कि हम नहीं कर सकते तो पहले तो हमारे परिवार के साथ बातचीत करनी चाहिए, फिर काउंसलर के साथ,
और देश में हेल्पलाइंस तो जरूर है। तो सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर पारिक की ये बात बहुत मायने इसलिए भी रखती है कि देखिए, हालांकि जीवन के बेसिक्स ही होते हैं, लेकिन कई बार हम उन बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, परिवार में एक दूसरे के साथ बातचीत, और अगर किसी भी तरह का मानसिक तनाव या परेशानी आप महसूस करते हैं तो मदद लेने से कदम पीछे मत खींचिएगा। ये हमारी भी आपसे गुजारिश है। इस पूरी चर्चा को अब मैं एक दूसरे मुद्दे की तरफ लेकर जाना चाहूँगी डॉक्टर अशोक सेठ, और इसकी शुरुआत आपसे। हर्ड इम्यूनिटी वर्सेस वैक्सीन, देश के प्रबुद्ध वर्ग में एक बहस ये भी चल रही है। जो दर्शक हर्ड इम्यूनिटी को नहीं समझते उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि हर्ड इम्यूनिटी यानी ये माना जाता है कि अगर देश के किसी एक हिस्से में या देश की अगर 60 से 70% आबादी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये समझा जाता है कि 30 से 40% लोगों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है। इसको आप इस एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं कि मानिए कोई वीआईपी चल रहा है, उसके इर्द गिर्द कुछ गार्ड्स चल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो साथ रहने वालों को भी स्वतः एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है जो उस वीआईपी के इर्द गिर्द हैं। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की बात आती है। डॉक्टर सेठ, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं, हर्ड इम्यूनिटी क्या वाकई ये कॉन्सेप्ट सही है, और क्या ये वैक्सीन का रिप्लेसमेंट किसी भी तरह से हो सकता है? हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भारत की या किसी भी विशेष राज्य की क्या स्थिति है? मैं फिर से एक बार लोगों को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को समझा दूं कि हर्ड इम्यूनिटी होती है कि अगर आज मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो लाइक्लीहुड है कि मुझे दोबारा नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर एक कम्युनिटी में हर एक को इन्फेक्शन या काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरस, जिसको एक व्यक्ति चाहिए कि वो मल्टीप्लाई करने के लिए या जीवित रहने के लिए, तभी ये वायरस जीवित रहता है और मल्टीप्लाई करता है। जब एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसको वो इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि हर एक में इम्यूनिटी होती है, तो धीरे धीरे वायरस का ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाता है और वायरस उसके बाद मर जाता है। और ये लेवल पहुंचने के लिए कैलकुलेट किया गया कि हिंदुस्तान को अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो प्रैक्टिकली 70% या 7 में से 10 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका होना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी है, सो दैट वायरस एक से दूसरे पे जाके ट्रांसफर ही ना कर पाए, ना जीवित रह सके, और उसके लिए फिर वायरस धीरे धीरे कम्युनिटी से खत्म हो जाता है। बट समझने की बात यह है कि वैक्सीनेशन भी यही करती है। वैक्सीनेशन का भी यही मतलब है कि हर एक में किसी तरह हम एक एंटीजन देके इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं, सो दैट एक्सटर्नल जब वायरस आएगा तो इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। और वैक्सीनेशन से हम हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हैं। बट सबसे डिफरेंस ये है कि जब हम इन्फेक्शन होने देते हैं तो लोग मरते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग सीरियस भी हो जाते हैं, लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, और वो हेल्थ केयर सिस्टम कोई टेक ऑफ नहीं कर सकता। और अगर हम हिंदुस्तान में कहें कि 70% लोगों को हम इन्फेक्ट होने दें कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, तो आप उससे कैलकुलेट कर लो कि चाहे वो 1 to 2%, हम कहते हैं कि 2% लोग भी मरें, करोड़ों मरेंगे। एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ इट। करोड़ों मरेंगे एंड आवर हेल्थ सिस्टम विल बी इनंडेटेड। इनफैक्ट यही फिलॉसफी लेके स्वीडन ने सोचा था कि हम हर्ड इम्यूनिटी करेंगे तो शायद यहाँ से, स्वीडन से ये वायरस खत्म हो जाए। और इतने लोग ज्यादा मरे कि स्वीडन को अपनी पॉलिसी चेंज करके लाना पड़ा कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। और स्वीडन की डेथ्स अब सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, चाहे वो सबसे एडवांस्ड और वेलफेयर स्टेट भी है। तो ये बात तो सोचना ही नहीं है कि हम वैक्सीन को, इस वायरस को हर्ड इम्यूनिटी में बदल के सेफ रहेंगे। हमारा इतने लोगों को डिजीज होगी, इतने लोग मरेंगे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनके साथ कोप ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे हमें आगे देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन जल्दी आए, वैक्सीनेशन जल्दी आए। हम उसी के थ्रू हम सेफ्टी से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, जिसमें कि सेफ्टी भी रहती है, एफिकेसी भी रहती है, और वही तरीका है हमें इस वायरस से बचने का। डॉक्टर पारिक, जिस बात को डॉक्टर सेठ यहाँ पर कह रहे हैं, ये अप्रोच और ये एक मानसिकता तो हम अब जमीन पर भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बाहर लोग मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई देते हैं, या एक ये बात लोगों के जहन में घर कर गई है कि कोरोना अब सबको एक बार तो होना ही है, होकर रहेगा ही, अब हम उससे किसी तरह से फाइट आउट करके आएंगे। या कहीं ना कहीं लोगों ने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है वो अपने आप में ही इतना केपेबल नहीं है और इतना कम से कम जनसंख्या के लिहाज से उतना वास्ट नहीं है कि वो सबको केटर कर पाए।
जी, अफसोस की बात यह है कि जब ये कोविड-19 की बीमारी कम थी अप्रैल मई महीने में, तब लोग बहुत ही सावधान थे। बिल्कुल, ये और अब हम लोग ये एग्ज़ैक्टली। देख रहे हैं कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, लोग जैसे आपने बताया अभी मास्क नहीं पहनते हैं, घूमते हैं। डॉक्टर सेठ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। उन्होंने स्वीडन का भी उदाहरण दिया। यूके में क्या हुआ था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये हर्ड इम्यूनिटी की बात की थी। पहले पहले उन्होंने कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया और बोले हर्ड इम्यूनिटी के बाद सब सेटल हो जाएगा। वो जी। खुद बीमार पड़ गए और मौत के आसपास आ गए थे। 3-4 दिन आईसीयू में एडमिट हो गए। कैसे निकल गए? निकलने के बाद उन्होंने मेडिसिन को थैंक यू बोला, आभार माने डॉक्टर्स को, और फिर उसके बाद उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात कभी भी नहीं की। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया करोड़ों लोग की मौत होगी, तो फिर इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। तो वापस हम उसी मैसेज पे आ रहे हैं। डॉक्टर सेठ और मैं कई बार टीवी पे आए हैं और फाइनली हमारा मैसेज वही रहता है हमेशा कि हमको सावधान रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। देखिए आज गांधी जयंती है और गांधी जी का भी मैसेज क्या था कि हमको स्वच्छ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो स्वच्छगिरी और हेल्थगिरी में ज्यादा फर्क नहीं है। हेल्थ का बेसिस ये है क्लीनलीनेस, और वो हमको आज गांधी जयंती पे जरूर याद रखना चाहिए। डॉक्टर पारिक, आपने जो बात कह दी है, मतलब अब इसके आगे कुछ और बचता नहीं कहने के लिए कि सफाई गिरी, हेल्थ गिरी, ये शायद एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज के दौर में हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होता अभी दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जो बेसिक्स हैं वो हमको फॉलो करने हैं, चाहे मास्क या जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं 2 गज की दूरी है ज़रूरी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर सेठ, डॉक्टर पारिक, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से आज की तस्वीर को, मौजूदा हालात को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैसेज मैं दे सकता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि जी मेरे को तो हो जाएगा कोविड, कोई बात नहीं, मैं तो यंग हूँ, इफेक्टिव हूँ, मैं तो नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद यही तरीका है बचने का। अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल जाते हैं कि एक आदमी पूरे घर को इन्फेक्ट करता है। आपके घर में, आपके माँ बाप में, आपके बहन भाइयों में, आपके बच्चों में इन्फेक्शन आएगा, और क्या पता कि आप तो बच गए पर आपके माँ बाप ना बचे क्योंकि आपने उसको कोविड ट्रांसफर किया था। ये हमारे सामने हुआ है, हमने अपनी आंखों से ये होते देखा है। इसलिए हमारी वार्निंग होती है कि आप हर कोई अपने लिए भी सेफ रहें, अपने आसपास और परिवार के लिए भी सेफ रहें, कहीं उनको इस वायरस की वजह से कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ना हो जाए। तो डॉक्टर सेठ की ही इस बात में पूरा सार है, और इसी सार के साथ मैं इस सेशन को, इस बातचीत को यहाँ विराम देती हूँ। लेकिन एक बार फिर से हेल्थ गिरी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए सलाम है उन सभी वॉरियर्स को जो फ्रंट लाइन पर हैं, जिन्होंने इस जंग को जीता है। हम आपके साथ हैं, और जिन्होंने अपनों को खोया है उस दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन बस कोशिश अपने आप को आपके साथ दिखाने की है।